મિત્રો વેલકમ ટુ ગુરુજી શરદવાલા। આજે આપણે અશ્વિનભાઈ ગોસ્વામી જે મિઝોરમથી અત્યારે અહીંયા ભુજની યાત્રામાં આવ્યા હતા અને ભુજમાં યાત્રા પૂરી થયા બાદ તેમને કચ્છના તમામ દરિયાઈ વિસ્તારથી ફરતા ફરતા ગુનેરી ચાતુર્માસ ચાલી રહ્યો છે, તો એમને માંડવીથી શરૂઆત કરી હતી, જખો બંદર, નલિયા, નારાયણ સરોવર, લખપત કિલ્લો અને પછી છેલ્લે અમને ગુનેરીમાં મળ્યા। તો એકોમોડેશન માટે મેં એમને જે છે કેડી હોટલમાં હું અત્યારે એમને અહીંયા લઈને આવ્યો હતો અને એમના વિચારો મને ગમ્યા અને એમને એજ્યુકેશન એમનો જે મેન વિષય છે તો એજ્યુકેશન ઉપર એમને જે કેસ સ્ટડી કરેલી છે તો એજ્યુકેશન વિષય જે છે એ આપણને બતાવશે અશ્વિનભાઈ ગોસ્વામી। અને વિડીયો તમને સારો લાગે તો જે છે લાઈક કરવાનું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ करवाना भूलता नहीं मित्रों। नमस्कार, मेरा नाम अश्विन गोस्वामी है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी विद्या उत्तीर्ण करी है दिल्ली से और उसके बाद मैं सन 2012 में NIT हमीरपुर से मैंने बीटेक करी है। एक अनुभव को रूप दिया, डिज़ाइन किया एक एडवेंचर हमने कि हम असली भारत को देख पाएँ। और असली भारत को देखने के लिए हम लोगों को ये पता था कि हमें सिर्फ भारत के हाईवेज नहीं, भारत के राज्य मार्गों को छोड़ के भारत के गांव देखने पड़ेंगे। और इस सोच से हमने अपनी राइड का नाम लिखा राइड फॉर यूनिटी। और ये कहानी है अनसंग हीरोज की, उन लोगों की जिनका भारत को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। सीमा पर खड़े हमारे जवान हैं, वो भी हैं, किसान भी हैं, जो ट्रक ड्राइवर भी हैं, जो लोग अपना सहयोग और योगदान दे रहे हैं कि हम देश की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें या अपना एक भागीदारी दे पाएँ। तो जब हम ये निकले थे इस उद्देश्य से कि हम लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तब हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें आई। और जब हम बात करते हैं कि हमारे देश में अनसंग हीरो कौन है, तो डॉक्टर सचिन वो मेरे ही मेंटोर हैं और वो एक शिक्षक हैं। तो जब उनसे बात करी मैंने तो मेरे को ये खुद को ये रियलाइजेशन हुई, मेरे को खुद को भी एक समझ में आया कि जो देश की युवा पीढ़ी है उसके बौद्धिक विकास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे शिक्षकों की है। और वो शिक्षक आपको कहाँ मिलते हैं? वो शिक्षक आपको स्कूल्स में मिलेंगे, जो छोटे छोटे बच्चों को एक जीवन में उनका उद्देश्य समझा रहे हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा की तालीम दे रहे हैं। और वो शिक्षा कैसी भी हो सकती है, वो शिक्षा क्राफ्टमैनशिप भी हो सकती है, वो फॉर्मल एजुकेशन हो सकती है, जैसे आप क्लास 10 तक पढ़ते हैं या फिर आप कोई टेक्निकल डिग्री लेते हैं। तो यही शिक्षक हैं जो हमारे देश को जोड़ के रख रहे हैं, हमारे देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। पर इन शिक्षकों की इतनी कमी महसूस हुई है हमको इस यात्रा में। हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी मिजोरम यूनिवर्सिटी से और वहाँ पर हमने एक लेक्चर अटेंड किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाया, उन स्टूडेंट्स को अपना मोटिव समझाया। तो हमको मिजोरम में और मिजोरम के आसपास जैसे आसाम, मेघालय, हम इन जगह पे जो हमारा अनुभव था वो बहुत ही अलग था, क्योंकि जो बच्चे थे उनमें एक सामाजिक शिक्षा है उनके अंदर से ही कि उनको कूड़ा नहीं फैलाना है, या वो सड़क पे जो कूड़ा भी देखते हैं वो उसको भी उठा लेते हैं कि हाँ हमारी जगह है, हमें ही साफ करनी है। तो ये एक सोच हमने जब वहाँ देखी तो हमने कहा कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ईस्ट ऑफ इंडिया से, और हम यहाँ से हमने प्रोग्राम बनाया या प्लान बनाया कि हम लोग गुजरात तक जाएंगे, तो हमें ये तो मालूम पड़ गया कि हमारी यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। पर इस लंबी यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें ज़रूरी था कि हम लोगों से जुड़ पाएँ और हम हर तबके से जुड़ पाएँ कि जो शिक्षा से विमुक्त भी हो गया है उस आदमी से भी जुड़ पाएँ, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है उन बच्चों से भी जुड़ पाएँ जो खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमने ये यात्रा जब प्लान करी तो हमारा एक यही गोल था कि हाँ हम एक शिक्षा के स्तर को मापेंगे। जब हमने CAG की रिपोर्ट पढ़ी तो हमें पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि 1.5 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, और जबकि सरकारी स्कूल सब खुले थे। तो राइट टू एजुकेशन एक पॉलिसी आई थी, उसके अंतर्गत हर बच्चे का एक अधिकार है कि उसे एक शिक्षा मिले। हर मूल निवासी का ये एक अधिकार है कि वो कभी भूखा ना रहे। तो सरकार की हमने काफ़ी रिपोर्टें पढ़ी हैं और सरकार बहुत शान और शौकत से एक रिपोर्ट जारी करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, जो कि एक शर्म आने वाली बात है कि आप हमारे देश में इतना विकासशील देश है हमारा, इतना विकसित भारत हम बना रहे हैं, पर इसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जा रहा है। पर ठीक है, वो लोग हो सकता है शिक्षा से अभाव में रह गए हों और अब उनको सरकारी मदद की ज़रूरत है। परंतु ये जो आगे हमारी आने वाली पीढ़ी है जिनको शिक्षा से दूर किया जा रहा है, इतने स्कूल बंद हो गए हैं,
तो ये एक बहुत गहन चिंता का विषय है। और जब हमने अपनी यात्रा शुरू करी मिजोरम से लेके गुजरात तक, तब सबसे ज्यादा हम पीड़ा हमें हुई जब मुझको एक व्यक्ति सुबह सुबह मिले कल सुबह। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप गुजरात आए हो और आपने कच्छ नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो पर जब मैं कच्छ आया तो कच्छ में के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, और मैं अपने जीवन काल में एक बार ही कच्छ पहले आ चुका हूँ। तब मैंने बड़ा सुना था कि कच्छ में जो सफेद रण है उसके बारे में, तो मैं रण देख के एक बार जा चुका हूँ। परंतु उस रण की छाप मेरे अंदर आज भी है कि वहां पर जो छोटे छोटे दस्तकार, कलाकार, जो नृत्यकार और जो संगीतकार जो अपना गुजर बसर करते हैं, तो वो छाप मेरे आज भी है। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं आज असली कच्छ देखूं और गांव गांव में जाके कच्छ देखूं। तो मैंने अपनी यात्रा शुरू करी एक मांडवी मांडवी करके एक सिटी है, मांडवी सिटी से मैंने अपनी यात्रा चालू करी। तो मांडवी सिटी में जब मुझे कुछ बच्चे मिले तो मैं बड़ा खुश हुआ जब उन्होंने मेरे को बताया कि वो सब 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं। जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में भी वार्तालाप करी। उन्होंने मेरे को थोड़ी कच्ची लैंग्वेज भी सिखाई। उन्होंने मेरे को बताया कैसे कि उनका जो व्यवसाय है, उनके माँ बाप का जो व्यवसाय है, वो वहाँ पर बड़ी बड़ी बोट्स को बनाते हैं और क्या कहते हैं वहाँ से सारा सामान मिडिल ईस्ट भेजते हैं कतर की तरफ। और उन्होंने जब उनकी ये वार्तालाप सुन के मेरे को लगा कि हाँ, ये वो बच्चे हैं जो जागरूक हैं। पर जब मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि मांडवी में भी कई ऐसी पुरानी बिल्डिंग है जिनको अब छोड़ दिया गया है, जो राष्ट्र की धरोहर होनी चाहिए थी, उनको कोई देखा नहीं जा रहा है। मैंने एक फोटो भी खींची जिस फोटो में एक बहुत पुरानी एक बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था और उसका मलबा एक ट्रक में भरा जा रहा था। तो मेरे को ये देख के लगा कि जब हमने भी इतना आर्किटेक्चर पढ़ा है कि इसको तो सरकार को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि मांडवी में जितना टूरिस्ट आता है, अगर वो सच जाएगा तो वो टूरिस्ट तो वहाँ पर लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और टूरिस्ट का फुटफॉल भी ज्यादा बढ़ेगा और लोग आएंगे और उससे सहयोग होगा वहाँ की एक लोकल इकोनॉमी में, एक उसकी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सुधरेगी और लोगों को व्यवसाय मिलेगा। हो सकता है हम उन्हीं पुराने स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं जहाँ पर ये क्या कहते हैं हम ये कला को प्रदर्शित कर सके, एग्जीबिशन कर सके, जहाँ पर लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपना काम दिखा सके और जिसको पसंद आता है वो उनकी आर्थिक रूप से मदद कर सके और अपने मन की इच्छा पूरी कर सके कि मैं उसको अपने साथ एक याद की तरह घर लेके जा रहा हूँ। परंतु जब मैं वहां से मांडवी से आगे गया तो मैं एक गांव का नाम है बेरा, तो मेरा एक मित्र है प्रतीक, वो उस गांव का मूल निवासी है परंतु अभी वो अहमदाबाद में रहता है। तो प्रतीक ने मेरे को बताया कि आप मेरे घर जाके जहाँ मेरा घर है, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, आप वहां जाके देखना। तो जैसे जैसे मेरी यात्रा आगे की तरफ बढ़ी है तो मैंने अब चीजों का अभाव महसूस करना शुरू किया। मैंने जब मैं बच्चों से मिल रहा हूँ तो कोई बच्चा छोटी चाय की दुकान पे काम कर रहा है और मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो लोग अंग्रेजी कम जानते हैं। तो मुझे एक शिक्षा का अभाव यहाँ भी दिखा। परंतु मैं ये मानता हूँ कि गुजरात सरकार अच्छा काम कर रही है, हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, परंतु कुछ बच्चे मुझको मिले इस मेरी यात्रा पे जो शिक्षा से दूर थे और जो मैंने अब तक कच्छ देखा। मेरी यात्रा मैंने मांडवी से शुरू करी, उसके बाद मैं पिंगलेश्वर महादेव गया। पिंगलेश्वर महादेव के बाद मैं कहता हूँ जको बंदरगाह गया। जको बंदरगाह के बाद मैं नारायण सरोवर गया। नारायण सरोवर के बाद मैं लखपत आया और लखपत आने के बाद मैं आज यहाँ बैठा हूँ वर्मा नगर में विनोद जी के साथ। तो जब मैंने ये यात्रा अपनी चालू करी तो मैं बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे घूमता हुआ आया हूँ और मैंने जो सबसे ज्यादा चीज महसूस करी कि यहाँ हर 15-20 किलोमीटर पे गांव ही गांव है। जब मैं जाकू गया बंदरगाह में तो मैंने वहां पे पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का भागीदार है, परंतु वो जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं नहीं है, उनके लिए कोई साफ बाथरूम नहीं है, उनके लिए रहने के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं है, जबकि वहां पर कोस्ट गार्ड और बीएसएफ पहले से ही है, परंतु इन लोगों के लिए वहां ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं है। जब मैं वहां गया तो मैं वहां पर एक चाय की दुकान पे एक लड़के से मिला। वो लड़का भी स्कूल छोड़ के वहां चाय की दुकान चला रहा है बिल्कुल नुक्कड़ पे ही। और मेरी उससे वार्तालाप में हुई तो उसने यही बोला था कि मैं अपने परिवार को सपोर्ट कैसे करूं अगर मैं पढ़ाई करूंगा
और परंतु ये बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी कि वो अब काम कर रहा है, तो उसके 2 छोटे भाई हैं जो स्कूल जा रहे हैं। हालांकि शिकायत यही है कि स्कूल बहुत दूर है, परंतु वो अपना सहयोग दे रहा है उनके भविष्य निर्माण में। फिर जकू के बाद जब मैं गया नारायण सरोवर, तो नारायण सरोवर में भी मैंने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया। मैं सिर्फ बीएसएफ के कैंप तक गया और मैंने मंदिर देखा। पर वहाँ से जब मैं लखपत गया, तो लखपत जाके मुझे एक बच्चे ने मेरे को वीडियो कैमरे पे भी बताया। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या करते हो, तो उसने मेरे को बताया कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो मैंने ये पूछा कि ये आप लखपत में हो, तो आप यहाँ स्कूल है? तो उसने बोला कि यहाँ पे शायद प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल नहीं है, और मैं माध्यमिक स्कूल के लिए शिक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाता हूँ। अब जगह का नाम मुझे याद नहीं है, परंतु उस बच्चे के लफ्ज यही है, और मेरे पास एक्चुअली मतलब वीडियो कैमरे पे एविडेंस है। जी कोई तो उसने मेरे को ये बताया कि मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाता हूँ, और एक बच्चा जो कि 8वीं क्लास में, अगर वो 40 किलोमीटर दूर पढ़ने जाएगा और 40 किलोमीटर वापस आएगा, तो हालांकि अभी उसकी उम्र है, उसको थकान महसूस नहीं होती है, परंतु ये भी एक विषय हो सकता है कि वो शिक्षा से दूर हो जाए। जाना आना आगे, अभी तो उसका यौवन चालू हुआ है, उसके नए दोस्त बनेंगे, कुछ अच्छी संगति भी होगी, कुछ बुरी संगति भी होगी। क्या पता वो 40 किलोमीटर का फासला वो कब तय करना बंद कर दे, कोई भरोसा नहीं है, कोई नहीं कह सकता। पर फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, और शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों का सहयोग है एक दूसरे के लिए, और बढ़ चढ़ के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पर हमारी सरकारों को इन लोगों का साथ देना चाहिए। हमें और ज़्यादा स्कूल्स और ज़्यादा टीचर्स की भर्ती करनी चाहिए, तभी हमारे देश को एक अच्छी दिशा मिलेगी। जब ये टीचर्स अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, उसके लिए टीचर्स का और बच्चों का एक परिसर में होना ज़रूरी है, और वो एक जो स्कूल का एक वक्त होता है, वो वक्त बच्चों से ना छीना जाए, क्योंकि वो उनके यौवन का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। वो उनके पूरे चरित्र को एक दिशा देगा, एक सांचा देगा जिसमें वो ढलेंगे। और एक शिक्षक का एक यही उद्देश्य है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सच्चे मन से निभाए। इसके बाद बात करते हैं, जब मैं विनोद भाई से मिला तो इन्होंने मेरे को बताया कि ये इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ फॉसिल मिला है, करोड़ 4 करोड़ साल पुराना फॉसिल मिला है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मिनरल्स की तो पूरी मतलब खदान है, भंडार है। यहाँ पर विनोद भाई ने मेरे को बताया यहाँ बॉक्साइट है, बेंटोनाइट है, लिग्नाइट है, चाइना क्ले है, बेंटोनाइट है, तो बहुत सारी मिनरल्स से पूरा भरा हुआ है। जैसे जेरोसाइट है, जैसे मंगल ग्रह के ऊपर जो जेरोसाइट, अब यहाँ जैसे यहाँ फॉसिल मिल रहा है, तो फॉसिल मिल रहा है तो यहाँ पर कोल भी मिलेगा। और जब मैं वहां पर यहाँ लखपत से इधर आ रहा था, तब मैंने ये देखा कि रास्ते में मैं जहाँ पेट्रोल भराने के लिए रुका हूँ, तो वहाँ पे छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना रखी हैं ईंट की। तो मैंने पूछा जिन्होंने पेट्रोल भरा कि ये क्या है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये कोयले की भट्टियाँ हैं। मुझे लगा पहले जैसे बंजारे रहते हैं, अपना काम करते हैं, और तो पहले मुझे लगा कि शायद बंजारे होंगे, परंतु जब मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये एक्चुअली कोल की भट्टियाँ हैं। कोल की भट्टियाँ, हाँ। और वहां पे वो कुछ जला के कोल बनाते हैं। कौन सी लकड़ी होती है और यहाँ उसको बबल ट्री बोलते हैं। हाँ। जिसको बबूल के पेड़ को जला के, उसकी लकड़ी को जला के ये कोल बना रहे हैं, जो कि काम आएगा ऊर्जा के। तो जब मैंने ये बात करी, तो उसके बाद जब मेरे को पता लगा कि यहाँ पर इतने मिनरल्स वगैरह हैं, तो फिर जब मैंने इधर अपने आसपास देखा तो मेरे को बड़ी बड़ी खदानें दिखी हैं। और उन खदानों में मैंने देखा है कि इतनी सिक्योरिटी है, सब सुख सुविधाएं हैं, पानी, पीने का पानी है, 24 घंटे बिजली है कि व्यापार हो सके। परंतु जो एक चीज मेरे दिल को छू गई और मुझे बहुत बुरा लगा कि जब यहाँ पर सरकार इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, तो कमर्शियल हब इसको बनाया जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है? यहाँ पर शिक्षा का अभाव है थोड़ा, यहाँ क्यों मतलब हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हुआ है टाइम से? और यहाँ पर जो सरकार उन लोगों को अगर ये बोलती है कि रोजगार भी दे रही है, तो उन लोगों को जो रोजगार मिल रहा है, तो क्या हम उन लोगों को बस सिर्फ लेबर बना के छोड़ना चाहते हैं कि वो बस दिहाड़ी लें और चले जाएं?
यहाँ पर अगर इतनी बड़ी कंपनी काम कर रही है और मुनाफा बना रही है, तो उसको यहाँ के लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए। इन लोगों को तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, उसका कोई बेनिफिट यहाँ नहीं है। तो रोजगारी जो बाहर के लोग ले रहे हैं, तो कच्छ के लोग जिनकी ये मातृभूमि है, उनको इसका क्या फायदा मिल रहा है? जो भंडार इनको प्रकृति ने दिया है, उसको जो सरकार लेके जा रही है, तो सरकार इन लोगों ने कभी मना नहीं किया। सरकार का हमेशा सहयोग दिया है हर चीज में। युद्ध के टाइम पर भी यहाँ के लोगों का सहयोग रहा होगा, और जी रहा है। युद्ध के टाइम में भी प्राकृतिक पीड़ा के जैसे भूकंप आया था, तब भी यहाँ के लोगों का पूरा सहयोग रहा था कि हाँ, सरकार से उम्मीद है, सरकार जो करेगी वही सही है। और लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के, मैंने ये देखा है कि लोगों का यहाँ पे बढ़ चढ़ के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। लोग यहाँ पे अपने नेताओं को पसंद करते हैं, परंतु मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस नेता को आप पसंद करते हो, आपने अपनी पसंद दर्ज करा दी है जब आपने मतदान किया था, परंतु अब आप अपने नेता से सवाल पूछिए। आप एक छोटी सी कम्युनिटी बनाइए और आप लोग मिलके जाइए, अपने नेता से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखिए। और अगर वो ये नहीं करते हैं तो आप अपना मतदान मत दीजिए, क्योंकि आपका मत ही आपकी उन्नति कराएगा। और दूसरा, इसके अलावा कि यहाँ कच्छ के लोगों को जो मैंने देखा कि हेल्थ केयर बहुत पुअर है। मेरे को इन्होंने बताया यहाँ सोनोग्राफी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है, जबकि ये क्षेत्रफल बहुत बहुत बड़ा है। और यहाँ पर क्या है, कोई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है तो जो हमारे एक भाई है पीसी गढ़वी, जो यहाँ पर अभी बना रहे हैं, पर यहाँ कंपनी की ओर से ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे यहाँ पर खदानें चल रही है, प्लांट चल रहा है, तो कोई सीएसआर विभाग 2% से जो बचता है कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, तो यहाँ पर अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मिल जाएगी, और यहाँ के नियर बाई लोगों को है वो फैसिलिटीज मिल जाएगी कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि ये सिर्फ लोकल लोगों को ही काम लगे। हम ये बोलते हैं कि जो आपके एम्प्लॉय है, कम से कम उनको भी ऐसा लगे कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर लगी है, तो हम यहाँ पर है कभी ना कभी जो है हॉस्पिटल का काम पड़ता है मल्टी स्पेशलिस्ट, तो हम लोगों को नियर बाई में अगर कोई सुविधा मिल जाती है तो हमको 150 किलोमीटर है जो दूर ना जाना पड़े। और यहाँ पर एजुकेशन में भी जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात की। तो यहाँ पर जैसे है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो भी यहाँ पर बढ़ना चाहिए। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वो भी यहाँ पर बढ़ना चाहिए। लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि अगर कंपनी की अगर और से भी ऐसा मतलब कोई भी सेमिनार रखा जाए कि भाई यहाँ आप जागरूकता के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप यहाँ के लोगों के अंदर जो अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में आप यहाँ पर कैंप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें है जो करनी चाहिए। पर यहाँ पर सिर्फ है रोजगार देकर काम चला रही है कंपनी अभी। हाँ, तो अब ये जो रोजगार भी दिया जा रहा है, ये भी आप बता रहे हैं कि बाहर के लोगों को दिया जा रहा है जी, यहाँ के लोगों को कम दिया जा रहा है। परंतु मेरा सिर्फ और सिर्फ यही आग्रह रहेगा, जितनी भी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं उनसे, और जितने भी यहाँ पे जो भी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, कि ये लोग हमारे अपने ही हैं। और खासकर जहाँ मैंने लखपत को देखा, तो लखपत को तो बिल्कुल ऐसे एक किनारे करके छोड़ दिया है कि चलो ये एक बॉर्डर का गांव है, परंतु वहाँ जो लोग रह रहे हैं, लखपत इतनी सुंदर जगह लगी मेरे को कि वहां पर वो राष्ट्र की धरोहर थी। मतलब वो वहां पर वो जगह इट वॉज टाइमलेस, मतलब समय के पार थी वो। वहां पर आप देख सकते हो कि आप जब एक लखपत की जो किले की दीवार है और उसके उधर जो दरिया है और उस पार पाकिस्तान है, तो वो एक अपने आप में एक टेस्टामेंट है, या अपने आप में एक संज्ञान है कि ये इस जगह की क्या वो हुआ करती थी, क्या हिस्ट्री हुआ करती थी, हिस्ट्री हुआ करती थी। अब जब मेरी वार्तालाप हुई, तो मुझको ये बताया गया कि लखपत में पहले लाख कोड़ों का उस जमाने में लाख कोड़े का धंधा हुआ करता था एक दिन में। ये एक हब था, मतलब यहाँ पर जैसे है पर डे लाखों करोड़ों का बिजनेस होता था। ये एक आप बोल सकते हैं कि जैसे अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे एक पोर्ट बनाया था, तो ये एक इंटरनेशनल पोर्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। मुझे लखपत के मूल निवासियों ने इतने जोश और उल्लास के साथ अपनी जगह की कहानी बताई कि ये पहले भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह हुआ करती थी। हाँ, भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह हुआ करती थी। यहाँ से मिडिल ईस्ट सामान जाता था, यहाँ से बड़े बड़े नेता जाया करते थे। और परंतु अब भूकंप, जब 200 साल पहले वहां पे भूकंप आया, जैसा मुझे बताया गया, तो उसके बाद अब वो जगह पूरी पलट गई है। वहां पर मैंने स्पेशली एक बिल्डिंग देखी जिसके आगे लिखा हुआ था
ऑफ लखपत, पार्लियामेंट ऑफ लखपत, यस यस। पार्लियामेंट ऑफ लखपत। तो वो जगह एक टाइम पे आप ये देखो कि किसी जमाने में उस जगह का क्या महत्व हुआ करता हाँ होगा, तो हाँ, पार्लियामेंट हाँ उसी जगह पर होती जिस जगह का परंतु आज वो एक खंडर हो रखा है। मैं बस यही बोल लूंगा कि भारत सरकार के हाथ में ही है कि वो उन जगहों को रिस्टोर करे कि लखपत के लोग जो वहां रह रहे हैं उनको वो थोड़ा वो लोगों को अपनी दुकानें लगा सकें, अपने होटल बना सकें। क्योंकि अगर लखपत के किला एक शानदार किला होगा और उसका जो जो पुराना आर्किटेक्चर है उसको अगर यूज किया जाएगा, अगर जैसे छोटे छोटे मेलों के लिए, और वो थोड़े सुंदर दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, वहां अंदर चाय की दुकानें, खाने पीने, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो सरकार का साथ ही देंगे, रोजगार मिलेगा। उसके बाद अगर वहाँ एक स्कूल बन जाता है, अगर लोगों की आमदनी बढ़ जाती है और स्कूल बन जाता है वहां पे, तो उस जगह का विकास अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। परंतु अब सारी बातें सरकार के लिए नहीं है। मैं सबसे ज्यादा जागरूक करना चाहूंगा तो देश का नागरिक जागरूक करना चाहूंगा। अगर कोई बच्चा मेरी बात सुन रहा है तो बेटा, आपसे बस मेरा एक यही आग्रह रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का मौका मत छोड़ना।